आज जैन समाज और समस्त भारतवर्ष जैनों के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक, जिसे हम लोग महावीर जयंती कहते हैं, इसे मना रहा है। और भगवान महावीर ने सदैव अहिंसा, सत्य, शांति और न्याय, इसका पाठ पढ़ाने का काम किया था। और आज भगवान महावीर के ही इन सिद्धांतों पर, इस सीख पर चलते हुए भारत सरकार, भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी एंटी टेरर एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। जब मुंबई का हत्यारा 26/11 आतंकी हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाने वाला और 160 लोगों से अधिक निर्दोषों के गुनहगार को उसके गिरेबान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे 7 समंदर पार भारत के अंदर घसीटकर न्याय के पथ पर और न्याय की दहलीज पर लाने का काम आज किया जा रहा है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, यह कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। यह नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिभाषित करते हुए कहा था कि अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा और ऐसी जुर्रत करेगा, तो भारत, नया भारत, ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। यह आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि यह संकल्प है, यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। यह उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर हावी नहीं होने देता है, किसी भी प्रकार से उस पर समझौता नहीं होने देता है, बल्कि हमेशा हमेशा देश हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का यह नए भारत का संकल्प है। और यह वो नए भारत का प्रतिबिंब है जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि इंडिया विल नाइदर फॉरगिव एंड इंडिया विल नाइदर फॉरगेट। भारत ना आतंकियों को कभी भूलेगा, ना भारत इन आतंकियों को कभी माफ करेगा। चाहे पाताल ही सही, हम पाताल में भी घुसकर आतंकियों की गर्दन पर हाथ रखकर उन्हें खींचकर न्याय के पथ पर लाने का दमखम रखते हैं। ये उस नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। ये भारत की आज की जो है संकल्पित एक मानसिकता है। आज केवल 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि 26/11 में जो मारे गए यूएस, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया समेत कुल 17 से 18 देशों के विक्टिम्स, उनके लिए न्याय के पथ पर एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ की ओर। इट इज अ बिग स्टेप taken for ensuring and coming closer to justice and closure,
not just for the 138 Indian victims, but the victims from many other countries, including the United States, Israel, France, Germany, Canada, Malaysia, almost 17 countries. आज तुकाराम ओमड़े से लेकर मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, आज हवलदार गजेंद्र सिंह से लेकर मुंबई पुलिस के जाबाज पुलिस ऑफिसर विजय सालास्कर, हर एक शहीद सुरक्षाकर्मी के प्रति, हर एक शहीद एनएसजी कमांडो के प्रति ये भारत की भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि भारत के जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी भारत मां की अखंडता और एकता के लिए हम कभी व्यर्थ होने नहीं देंगे। मित्रों, ये एक और चेतावनी भी है। आज तहव्वुर राणा को जब लाया जा रहा है और ये दृश्य पूरी दुनिया में जा रहे हैं, भारत में हर कोने में, हर घर में जा रहे हैं, तो ये एक चेतावनी भी है हर एक वो आतंकी के लिए, आतंकी साजिशकर्ता के लिए, मास्टरमाइंड के लिए, कि चाहे आप दुनिया के किसी कोने में, किसी बिल में छुपकर क्यों ना बैठे हो, आज भारत मोदी सरकार के तहत आप जहां भी होंगे आपको चुन चुन कर ढूंढेगी और आपके बिल से निकालकर आपको न्याय के पथ पर लाने का काम करेगी। मित्रों, पिछले 10 वर्षों में आतंक और आतंकवाद के प्रति हमारा एक सी चेंज हुआ है एटीट्यूड में, और आज का जो एक्सट्रेडिशन है वो उसी का दरअसल एक सिम्टम है, एक प्रतिबिंब है, जो 10 वर्षों में आतंक और आतंकवाद के प्रति एक चेंज्ड माइंडसेट और एक चेंज्ड एटीट्यूड है। आपको याद होगा, इससे पहले 2004 से 14 के बीच में खासकर ऐसा कोई महीना नहीं होता था जहां पर भारत के किसी बड़े शहर में कोई बड़ा आतंकी हमला ना हुआ हो। आपको याद होगा 2005 में दिल्ली, 2006 में वाराणसी, 2007 में लखनऊ, 2008 में जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, अगरतला, रामपुर, 2009-10 में असम और पुणे, 2011 में दिल्ली, 2013 में हैदराबाद, बेंगलुरु, बोधगया, अलग अलग जगहों पर और बड़े बड़े शहरों पर आतंकी हमले जैसे नॉर्मलाइज हो गए थे। और जब भी कोई आतंकी हमला होता था तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही होता था कि भारत मूक दर्शक बना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केवल और केवल अपनी दलील रखता था, रिपोर्ट रखता था, परंतु ऐसे आतंकी और ऐसे आतंकवाद को प्रायोजित और स्पॉन्सर करने वाले तमाम ताकतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी। उल्टा उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर उस समय के नेता और उस समय का नेतृत्व और सरकार गिड़गिड़ाते नजर आते थे, परंतु उन तमाम प्रयासों से भारत को कोई जीत आतंकवाद के खिलाफ हासिल नहीं होती थी। पर आज हम देख सकते हैं कि जहां पर हर वर्ष 700 से अधिक नागरिक मारे जाते थे प्रतिवर्ष आतंकी हमलों में, आज ऐसे बड़े आतंकी हमले हमारे बड़े शहरों में लगभग रुक चुके हैं, थम चुके हैं। पहले वोट बैंक के नाम पर आतंकवाद के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी अपनाया जाता था और सॉफ्ट अप्रोच भी अपनाया जाता था। तराजू में तोला जाता था कि यदि आतंकवाद के प्रति कड़ा प्रहार किया गया, कड़ी कार्रवाई की गई, तो इससे कोई वोट बैंक में असर तो नहीं पड़ेगा। और उस समय तो आतंकवाद फैलाने वाले और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले लोगों को और आतंकवादी प्रायोजित देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन की तरह भी देखा जाता था। MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया जाता था। आज जब आतंकी हमले, एकाध हमले अगर होते भी है, चाहे उरी में या चाहे पुलवामा में, तो आज MFN स्टेटस नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं, बल्कि आज MTJ,
मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जाता है। आज घर में घुसकर एयर स्ट्राइक भी किया जाता है, घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया जाता है, और आतंकवाद के प्रति एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखा गया है। यह है एटीट्यूडनल चेंज आतंकवाद के प्रति जो हमने पिछले 10 वर्षों में देखा है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के बदले 2004 से 14 के बीच में आपने देखा होगा कि कई बार आतंकी हमलों को व्हाइट वॉश करके पाकिस्तान से दोष हटाकर उल्टा उन आतंकी हमलों का दोष भारत के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी डालने का कुत्सित प्रयास किया गया था 2004 से 14 के बीच। चाहे वो समझौता ब्लास्ट हो या चाहे मुंबई का आतंकी हमला ही क्यों ना हो, जिसे कहा गया कि यह आरएसएस की साजिश है। बताइए, जिसमें कसाब और वो तुकाराम ओमड़े जी की शहादत की वजह से जिंदा पकड़ा गया और साबित हुआ कि इस पूरे के पूरे आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान और आईएसआई का इसमें रोल है। और पाकिस्तान को बेनकाब करने के बदले उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर पार्टी नहीं कर रहे थे, अगर लेट नाइट तक पार्टी उनकी नहीं चल रही थी, तो उनका दूसरा काम केवल यह था कि कैसे पाकिस्तान के इस इस्लामिस्ट टेरर पर लीपापोती की जाए और क्लीन चिट दिया जाए। यहां तक कि हिंदू टेरर और संघ टेरर और आरएसएस टेरर का एक फेक नैरेटिव जड़ने का भी काम कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेताओं ने किया, और आज भी उनके नेता उसी प्रकार से लगे हुए हैं। जब तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन हो रहा है, वैसे तो 10 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, आज उसका स्वागत करने के बदले आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र नीति की इतनी बड़ी जीत पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के एक नेता जो उनके एलओपी रह चुके हैं, विजय वड़त्तीवार, उनका एक बयान आया था, शर्मसार करने वाला बयान था, कि शहीद हेमंत करकरे जी को कसाब और पाकिस्तानी आतंकियों ने नहीं बल्कि उन्हें पुलिस वालों ने ही मारा था। यह उनका कोट अनकोट स्टेटेड बयान है, और यह कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, महाविकास अघाड़ी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अधिकृत बयान था, जिसका ना कांग्रेस ने खंडन किया ना उससे किनारा किया। जब 26/11 हुआ था तो आपको याद होगा, और आज भी मैं कई टीवी चैनल्स पर देख रहा था, एक इंटरव्यू किया गया था जो उस समय हमारे एयरफोर्स के चीफ थे, श्रीमान फली मेजर। और श्रीमान फली मेजर ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने उस समय की सरकार, उस समय के नेतृत्व से कहा कि अब इस आतंकी हमले का हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसका मतलब कि आज जो हम सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक देखते हैं, उसकी क्षमता करने की क्षमता भारत की सेना, भारत की वायुसेना, भारत की सुरक्षा बलों में तब भी थी, परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण फली मेजर साहब को, एयरफोर्स को रोका गया और कहा गया कि इस पर हमला करने से, इन कैंपों पर हमला करने से फायदा राजनीतिक रूप से किसी और को चला जाएगा, और इसीलिए यह राजनीतिक फायदा किसी को ना पहुंचे और हमारे वोट बैंक में नुकसान या सेंधमारी ना हो, इसीलिए 26/11 के बाद जो निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए थी, उससे भारत के सेना और सुरक्षा बलों को रोका गया। और यह फली मेजर ने भी कही है, और इसी बात की पुष्टि बराक ओबामा साहब की किताब में भी और कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के किताब में भी की गई है कि किस प्रकार से उस समय के नेतृत्व को वोट बैंक के चलते सोनिया गांधी जी और उस समय गांधी परिवार जो एनएसी चलाता था, मतलब कि वही सुपर प्राइम मिनिस्टर था एक तरह से, उन्होंने ओवररूल कर दिया किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई करने से। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल डिप्लोमेसी के माध्यम से जिस प्रकार से आज अनेकों देशों से लगभग 17 से 18 ऐसे फ्यूजिटिव्स को
वापस लाने का काम भारत की सरकार, मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किया है। चाहे वो यूएई से हो, चाहे वो थाईलैंड से हो, अनेकों देशों से हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स से हो। यह भारत की कूटनीतिक जीत का भी, भारत के बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक स्टैचर का भी, भारत के ग्रोइंग पॉलिटिकल ग्लोबल इन्फ्लुएंस का भी एक परिचायक है। और भारत की एजेंसीज के बीच में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से आज काम कर रहा है, उसका भी एक प्रतिबिंब है। परंतु 2004 से 14 के बीच ऐसा कोई प्रयास करने के बदले, और आप लोग मुझसे सभी लोग वरिष्ठ हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाकर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत के केस को मजबूत करने के बदले भारत को मजबूर दिखाते हुए शर्म अल शेख में ऐसा डिक्लेरेशन साइन किया गया, ऐसा डिक्लेरेशन दिया गया जिससे कि भारत पर ही दूसरे देशों में और दूसरे जगहों पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा। सोचिए कि एक तरफ तो मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर आतंकवाद की जननी, आतंकवाद को फैलाने वाली और प्रायोजित करने वाले देशों को बेनकाब करने का काम करती है, और उस समय की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत का पक्ष रखने के बदले उन देशों के पक्षों को मजबूत करने के लिए भारत का ही रोल आतंकवाद में था, भारत का ही रोल इंटरफेरेंस में था, इस प्रकार के डिक्लेरेशन भी साइन करके आती थी। मतलब यह कितना बड़ा समझौता भारत की सुरक्षा नीति, राष्ट्र नीति और विदेश नीति के साथ किया गया, इसका भी आपको अंदाजा मिल सकता है। पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि आज न केवल क्रिमिनल्स, इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स को वापस लाया जा रहा है, न केवल आतंकी हमले बड़े शहरों में थम गए हैं, और अगर कोई आतंकी हमला करने की जुर्रत करता है तो उस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत नहीं जाता न्याय मांगने के लिए, बल्कि आतंकवाद फैलाने वाली देश भारत से कतरा कर, डर कर, आज भारत क्या कार्रवाई करने की क्षमता रखता है उसे देखकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि हम माफी मांगते हैं और भारत से हमें आज बचा लीजिए। यह सी चेंज हुआ है पिछले 10 वर्षों में, जब आपका जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म हो। आज आपने देखा होगा कि कई सारे डोमेस्टिक आतंकवाद के केसेस में भी, चाहे वो अहमदाबाद ब्लास्ट हो, चाहे वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शहरों के ब्लास्ट हो, वहां पर भी कन्विक्शंस हासिल करने का काम हमारी एजेंसीज और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज ने किया है। यह इसलिए संभव है क्योंकि हमने डोमेस्टिकली इनको कानूनी रूप से ताकत भी दी है और इन एजेंसीज को फ्री हैंड भी दिया है कि बिना वोट बैंक के कंसिडरेशंस के जो भी आतंकवाद में लिप्त है, जो भी संगठन आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको न्याय तक लाया जाए, उनको सजा दिलवाई जाए। परंतु हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाते वक्त कुछ आतंकियों को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो एक मजहब से थे। ऐसे आतंकी जो रामपुर ब्लास्ट में, वाराणसी ब्लास्ट में, संकट मोचन के ब्लास्ट में शामिल थे और आगे जाकर कन्विक्ट भी हुए थे, ऐसे आतंकियों को एक पार्टी ने इसलिए छोड़ने का प्रयास किया क्योंकि वो एक मजहब से ताल्लुक रखते थे, जिस पर स्वयं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आज आपने इन आतंकियों को छोड़ा है तो कल क्या आप इन आतंकियों को पद्मश्री देंगे। इस प्रकार की भी वोट बैंक की राजनीति, राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर की गई है। मित्रों, आज आतंकवाद का एक और स्वरूप नक्सलिज्म, इस पर भी करारा प्रहार किया गया है। जो नक्सलिज्म नंबर 1 थ्रेट माना जाता था मनमोहन सिंह जी सरकार के द्वारा, आज ऐसे नक्सलिज्म जो 2013 में 126 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था, आज सिकुड़कर नक्सलवाद का प्रभाव मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी है।
मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आज नक्सलिज्म अपने प्रभाव को दिखा पा रहा है और 2026 आते आते जैसे गृह मंत्री जी ने बताया है, देश नक्सल मुक्त और नक्सलवाद मुक्त भी कर दिया जाएगा। मतलब कि एक और करारा प्रहार किस प्रकार से आतंकवाद पर किया गया है पिछले 10 वर्षों में, उसका जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद में और पत्थरबाजी में एक बड़ी गिरावट आई है। जहां पर एक समय पर आर्म फोर्सेस पर स्टोन पेल्टिंग के अनेकों किस्से सामने आते थे, आज स्टोन पेल्टिंग 99% से अधिक कम हुई है। लगभग स्टोन पेल्टिंग के सारे किस्से थम गए हैं। आज टेररिज्म के जो हर वर्ष 400 इंसिडेंट्स होते थे, वो 50% से अधिक घिरकर आज वहां पर सिविलियन डेथ्स हो, सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ्स हो, ये दोनों में भारी गिरावट देखने मिली है। और 370 हटाए जाने के बाद आज जम्मू कश्मीर में जहां पर पी फॉर पाकिस्तान परस्ती और पी फॉर पत्थरबाजी का दौर देखने मिलता था, आज वहां पर डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डेमोक्रेसी देखने मिल रहा है। और लाल किले से लेकर लाल चौक तक भारत का तिरंगा लहरा रहा है। यहां तक कि एक समय पर तत्कालीन गृह मंत्री कहते थे कि लाल चौक में जाने पर उन्हें डर लगता था। सोचिए, गृह मंत्री स्वयं डरते थे लाल चौक पर जाने से, और आज उसी पार्टी के सर्वोच्च नेता अपनी बहन के साथ मिलकर उसी लाल चौक पर बम के गोले नहीं देखते हैं, बल्कि बर्फ के गोले के साथ खेलते हैं। जिन गलियों में गोलियां चलती थी, वहां पर सचिन तेंदुलकर शॉट लगाते हैं। आज नवरात्र के समय पर मां शारदा के मंदिर पर घंटियां भी बजती है जम्मू कश्मीर में, और पहली बार शियाओं के ताजिए भी निकल रहे हैं श्रीनगर की सड़कों पर। और यही चेंज हुआ है 2019 के बाद। 370 मतलब कि आतंकवाद को एक प्रकार से बढ़ावा देने वाले इस धारा को नस्तनाबूद करने के बाद नॉर्थ ईस्ट में भी आतंकवाद पर और इंसर्जेंसी पर करारा प्रहार किया गया है। चाहे आप देख सकते हैं कि इंसर्जेंसी में 74% डिक्लाइन हुआ है, सिविलियन डेथ्स में लगभग 90% डिक्लाइन हुआ है, और सिक्योरिटी पर्सनल्स के भी डेथ में 60% डिक्लाइन हुआ है। और आज नॉर्थ ईस्ट में भी संपन्नता और सुरक्षा का एक वातावरण निर्माण किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे समग्र दृष्टि से कि तहव्वुर राणा का आज एक्सट्रेडिशन भारत की जो आतंकवाद के प्रति 360 डिग्रीज, मतलब कि डोमेस्टिक टेररिज्म हो या चाहे वो इंटरनेशनल टेररिज्म हो, इन दोनों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस है उसको प्रतिबिंबित करती है, उसके प्रति हमारा संकल्प दिखाती है। आज ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारत आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई करने से पहले दल हित और वोट बैंक हित को नहीं देखता, केवल और केवल राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। परंतु आज कुछ सवाल बनते हैं उन लोगों से भी जो आज भी राष्ट्र नीति पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। 26/11 के आतंकी हमले पर इतनी बड़ी जीत हासिल होने पर क्या आज हमें जिन लोगों ने यह किताब लिखी थी और जिन लोगों ने किताब को आगे बढ़ाने का काम किया था कि 26/11 आरएसएस की साजिश है, यह हिंदुओं की साजिश है, यह भारतवासियों की साजिश है, क्या वो लोग आज माफी मांगने का काम करेंगे? जिन लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की ही एजेंसीज इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है, क्या ऐसे लोग माफी मांगने का काम करेंगे? जिन लोगों ने 2004 से 14 के बीच पाकिस्तान जो आतंकवाद को प्रायोजित करता था उसके खिलाफ रिपोर्ट देने के अलावा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, और जो हमारे नागरिक और हमारे शहीद सुरक्षा बलों की जो उनकी शहादत थी उसके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, क्या आज उसके लिए माफी मांगने का काम उस समय की सत्ताधारी पार्टियां करेंगी? आज भी जो लोग कड़े प्रहार जब होते हैं आतंकवाद पर, उसका विरोध वोट बैंक की राजनीति में करते हैं, चाहे वो यूएपीए के कानून को अगर कड़ा करना हो तो उसका विरोध करते हैं,
जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाए तो उसका विरोध करते हैं, जब बीएनएस जो नया कानून आया है उसमें टेररिज्म की डेफिनेशन को रखा जाए तो उस बीएनएस का विरोध करते हैं, जब पीएमएलए और एनआईए के एक्ट को कड़ा किया जाता है तो उसका विरोध करते हैं, और जब अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे आतंकियों को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा मिलती है तो ऐसे आतंकियों के प्रति जाकर सद्भावना प्रकट करने का काम कभी किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में या कभी मर्सी पिटीशन लिखकर करने वाले लोग आज क्या देश से और तमाम उन पीड़ितों से माफी मांगेंगे जो आतंकवाद का दंश भुगत रहे हैं? और आखिरी में कांग्रेस पार्टी यह बताए कि क्या अब कम से कम आतंकवाद पर, वोट बैंक की राजनीति पर वो रोक लगाएगी, और वोट बैंक के चलते आतंकवाद के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हो, जो लगातार अपनाने का काम कर रही थी, क्या आज उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व करेगा? आज उनको यह भी जवाब देना चाहिए। कोई सवाल होंगे इससे जुड़े हुए तो प्लीज पूछिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस पर कोई सवाल नहीं है आप लोगों का। चलिए, तो इस प्रेस वार्ता को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक सवाल ले सकते, क्या है वक्त पे बताइए, एक ही सवाल पूछ लीजिए। देखिए, वक्फ संशोधन एक लंबी चर्चा परिचर्चा के बाद 27 घंटों की लंबी चर्चा के बाद दोनों सदनों में एक जेपीसी के पूरे प्रोसेस, जिसमें लगभग 111 घंटे चर्चा हुई, 36 बैठकें हुई, उसके बाद सभी लोगों की राय को लेते हुए यह बिल पारित किया गया है। और दरअसल ये वक्फ संशोधन कानून है, ये से सामाजिक न्याय, मतलब गरीब, पसमानदा, आगाखानी, बोहरा, मुस्लिम महिलाएं, बेवाएं, यतीम, अनाथ, इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का साधन है। यह से संविधान की सुरक्षा, क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने वक्फ कानून में वोट बैंक के चलते, खासकर 2013 के कानून से ऐसे प्रावधान बनाए गए थे कि वक्फ एक तरफा किसी भी संपत्ति को, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे महाकुंभ की जमीन हो, चाहे ईडन गार्डन हो, किसी भी जमीन को, बेत द्वारका में कृष्ण जी की जमीन हो, जिसको भी वो चाहे, जो उसके मन में आए, उस पर अधिकार जमा सकता था, और उसके खिलाफ पीड़ित पक्ष को कोर्ट में भी जाने का अधिकार नहीं था। तो यह से संविधान सुरक्षा का भी साधन है, और यह से सुशासन का साधन है, जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट से लेकर रहमान खान रिपोर्ट और अनेकों चर्चाओं में सामने आया है कि कैसे वक्फ के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार और लैंड ग्रैब चल रहा है। 40 लाख एकड़ के करीब करीब जमीन होने के बाद भी उसमें केवल 166 करोड़ की रेवेन्यू थी। इसका मतलब प्रति एकड़ 444 रुपए प्रति वर्ष वक्फ की जमीन पर रेवेन्यू आ रहा था। और अगर आप किसी भी जमीन का वैल्यूएशन देखेंगे आज की तारीख में, तो मिनिमम से मिनिमम अर्बन एरिया में 2 या 3 लाख रुपए प्रति एकड़ आ सकता है। किसानी भी अगर आप कर रहे हैं तो 50 से 60 हजार रुपए प्रति एकड़ कमाया जा सकता है। वहीं वक्फ 444 रुपए प्रति एकड़। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो अधिकार गरीब मुसलमानों का था, उसे छीनने का काम कुछ अपर क्लास मुस्लिम्स, कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर कर रहे थे। इसीलिए आज जब इस से संविधान सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सुशासन के काम के खिलाफ से संविधान करने वाली पार्टियां से सड़कों पर उतरकर से शाहीन बाग बनाने का एक प्रकार से धमकी देती है। मुर्शिदाबाद में हिंसात्मक चेहरा देखने मिलता है, कहा जाता है हम संविधान नहीं मानेंगे, और यह सब किया जाता है संविधान बचाने के नाम पर। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रभावित पक्ष है, जिसका सकारात्मक प्रभाव इस कानून से पड़ेगा, वो भी अपनी बात घर घर तक पहुंचाएगा। और इस दिशा में अगर पसमानदा, गरीब, आगाखानी, बोहरा, मुस्लिम
अपनी बात को घर घर तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे ये कानून उनके अधिकारों को सुरक्षित रखता है, तो मुझे लगता है इसका तो स्वागत होना चाहिए। पर मैं आज पूछना चाहता हूं इस मंच से कि राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी और सोनिया जी इसे हिंदू मुस्लिम का इशू बनाने से पहले सोचिए कि केसीबीसी और सीबीसीआई मतलब कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई दोनों संस्थाओं ने कहा है कि हमारी जमीन पर भी अतिक्रमण कर दिया है वक्फ ने। मुनब्बम से लेकर एर्नाकुलम और वायनाड तक ऐसे अनेकों किस्से हैं जहां पर क्रिश्चियंस ने कंप्लेंट की है कि हमारी जमीन हड़पी गई है। क्या इसी कारण राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मौन रहे पार्लियामेंट में, कुछ बोल नहीं पाए? क्योंकि अगर बोलेंगे तो ना खुदा मिलेगा, ना विसाले सनम, ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो क्या इसी की वजह से कि कहीं ये वोट बैंक अफेक्ट ना हो जाए या वो वोट बैंक अफेक्ट ना हो जाए, इसीलिए चुप रहने में ही समझदारी समझी? अन्यथा बताइए कि क्या केसीबीसी और सीबीसीआई और आप ही के पार्टी के इडुक्की के नेता श्रीमान बेनी क्रिश्चियन समाज से आते हैं, उन्होंने जो बातें रखी है उस पर आपका क्या जवाब है? क्या वो भी मुस्लिम विरोधी है? क्या वो भी हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं? क्या वो भी संविधान विरोधी है? जरा एक बार खुलकर इस बात को बताएं। परंतु देखिए, अभी तो मैंने कल देखा है कि कह दिया गया है कि सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान, जैसे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। मुझे तो लगता है कि कल जो कांग्रेस पार्टी के मंच से ये कहा गया कि सोनिया गांधी ही हिंदुस्तान है, राहुल गांधी ही हिंदुस्तान है, मुझे तो लगता है कि वक्फ मानसिकता अपनाते हुए पूरे देश की संपत्ति और देश की जमीन को अपना मानने लगे हैं, या अपने आप को देश समझने लगे हैं, या अपने आप को देश के संविधान और कानून से ऊपर समझने लगे हैं। यह भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद पे अगर कोई रिस्पॉन्स आता है, उसको एकाध कोई पार्टियां यहां पर छोड़कर दुनिया में भी कोई सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान और टेररिज्म किस प्रकार से एक दूसरे के सिनोनिम्स बन चुके हैं और पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद की जननी है, और हर एक आतंकी हमला, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो, चाहे वो भारत की भूमि पर हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के हिस्से में हो, उसमें अंततोगत्वा पाकिस्तान का या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गुटों का किस प्रकार का लिंक निकलता है। इसके इतने प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी सामने आ चुके हैं कि मुझे लगता है कि एकाध दो पाकिस्तान परस्त जो यहां पर सॉफ्ट कॉर्नर रखती है पाकिस्तान के लिए, उनको छोड़कर इस स्टेटमेंट पर कोई भी ज्यादा भरोसा करता है, मुझे नहीं लगता। परंतु इस पे विदेश मंत्रालय भी और